रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज के इस छपरा मगरिबी वार्ड नंबर 28 गांव में ये नुक्कड़ सभा और इस सभा में मौजूद जनाब शोएब आज़म साहब, प्रभारी संत कबीर नगर शफीक अहमद साहब, पूर्वांचल महासचिव जनाब इरशाद साहब, जनाब साकिब अंसारी साहब, ज़िला पंचायत सदस्य जनाब सिराज खान साहब, जनाब सैयद अली साहब, जनाब अब्दुल हादी साहब, ज़िला महासचिव, भावी प्रत्याशी वार्ड नंबर 27 जनाब इंजीनियर फैज़ान साहब, भावी प्रत्याशी वार्ड नंबर 28 जनाब महिबुल्ला साहब, मोहम्मद अहमद साहब, जनाब हफीज़ साहब, जनाब अली साहब, एहतशाम साहब, अल्तमश साहब, जनाब हैदर अली साहब, बब्बन साहब हिंदुस्तानी, जनाब फजलुर रहमान साहब, जनाब उस्मान साहब, जनाब सलमान साहब, जनाब गुफरान साहब, जनाब रिजवान साहब और यहाँ पर तशरीफ़ फरमा मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के गयूर नौजवानों बुज़ुर्गों। मज़ा तो तब आती कि जब ये गांव में प्रोग्राम होता, क्योंकि हम लोग इस बात पे ध्यान कम दे रहे हैं कि शायद आपको अंदाज़ा ना हो कि बिहार के अंदर जो एक गैर मामूली कामयाबी मिली है उसमें औरतों का बहुत बड़ा योगदान रहा है। 50% आबादी हिंदुस्तान में महिलाओं की है और हम लोग महिलाओं को इग्नोर करते हैं। अगर हम इस प्रोग्राम को गांव के किसी दरवाजे पर रखते तो अगर हम 200 लोग यहाँ पर बैठ करके सुन रहे होते तो कम से कम घरों के अंदर भी 200 औरतें सुन रही होती आपकी बात को, यानी टोटल 400 लोग होते। मर्द पैसे की लालच में बहक जाता है, मुर्गे की लालच में खाने और बिरयानी की लालच में इलेक्शन में बहक जाता है, लेकिन हमारी माँ बहनें कभी नहीं बहकती हैं, उनके अंदर बड़ी शिद्दत होती है। मायावती को अगर किसी ने मुख्यमंत्री बनाया था वो तो दलित समाज की औरतों ने एकजुट होकर के वोट डाला था तो मायावती मुख्यमंत्री बनी थी। तो इसलिए आइंदा इस बात को ध्यान में रखिए। जबकि मैंने जो कहा था बात ये लोग समझे नहीं। मैंने यही कहा था कि प्रोग्राम हम गांव के अंदर करेंगे, हम सड़क पर चट्टी चौराहे पर नहीं करेंगे। सड़क चट्टी चौराहे पर जब हमें ताकत दिखाने की जरूरत होगी तो मैं आपसे कहूंगा कि 100 बाइक नहीं बल्कि 1000 बाइक लेकर के आइए। तब मैं आपसे कहूंगा कि एक माला नहीं, आप पूरी ट्रॉली माला भर कर लेके आइए। तब मैं आपको कहूंगा कि एक 4 व्हीलर का काफिला नहीं, 500 4 व्हीलर। लेकिन अभी उसकी जरूरत नहीं है। आप अपने पैसे को फजूल तरीके से खर्च मत करें, माला झाला में मत करें। जितने का माला आपने पहनाया 1 सेकंड के अंदर वो पैसा पूरा आपका बर्बाद हो गया। उससे बेहतर है कि अगर आपने उसी पैसे से एक बैनर लगा देते तो शायद कि वो कुछ दिन तक पार्टी के हित में बेहतर होता। तो ये चीज़ हमको समझने की ज़रूरत। दूसरी चीज़ ये है कि सामने ज़िला पंचायत का इलेक्शन है और इस इलेक्शन को हम लोग बड़ी मजबूती के साथ लड़ेंगे इंशाअल्लाह ताला। अभी रिजर्वेशन नहीं आया है, रिजर्वेशन आएगा। सीट बैकवर्ड होती है, एससी होती है या जनरल रहती है, इंशाअल्लाह ताला जैसा कि डॉक्टर साहब ने कहा। चूँकि हमारे पास अक्सरियत में जो प्रत्याशी हैं वो हमारे संगठन के लोग हैं, तो अल्लाह ने चाहा कि फैसला लेने में इंशाअल्लाह देरी नहीं होगी। रिजर्वेशन आने के बाद फ़ौरन फैसला लिया जाएगा ताकि चुनाव बहुत मजबूती से और वक्त रहते हुए हमको लड़ने का मौका मिले। तीसरी चीज़ ये है कि इलेक्शन जब आता है तो कहीं ना कहीं हम रिश्तेदारी, नातेदारी, खाला का लड़का, मामू का लड़का, फुप्पू का लड़का, हम इसमें बढ़ जाते हैं। हम लोगों ने पूरे हिंदुस्तान में आज़ादी के बाद से कभी हमने बिरादरी के नाम पे, कभी रिश्तेदार के नाम पर, इंडिविजुअल हमने शख्सियत को मजबूत किया। और यही वजह है कि आज कौम कमज़ोर है।
जब तक हम शख्सियत को मजबूत करते जाएंगे, एक पर्सनल मजबूत होगा तो उससे कौम मजबूत नहीं होगी। आप जब तक अपनी पार्टी को मजबूत नहीं करेंगे, अपने डंडे अपने झंडे को अगर नहीं पकड़ेंगे, अपने सियासी प्लेटफॉर्म पर इकट्ठा नहीं होंगे, जब तक ये समाज ये कौम मजबूत नहीं हो सकती। जमहूरियत में जो सबसे बड़ी ताकत होती है वो ताकत सियासत की होती है। बकौल नरेंद्र मोदी खुद ये बात कहते हैं कि मैं स्टेशन पर चाय बेचता था। एक चाय बेचने वाले को किसने वो ताकत दिया कि वो एक ही रात में बैठता है, टेलीविजन के सामने आता है और ये कहता है कि आज से 1000 और 500 का नोट रद्दी कागज हो गया। तो अब आप अंदाजा कर लीजिए कि जमहूरियत में सबसे बड़ी ताकत अगर कोई है तो वो सियासत की है। और हमारा अलमिया यह है कि हमने 1947 के बाद से अपना कोई सियासी प्लेटफॉर्म नहीं बनाया। हमने सेकुलरिज्म के नाम पर सेकुलरिज्म की गठरी को अपने कंधों पर रखा। सेकुलरिज्म के सबसे बड़े अलंबरदार हम रहे और हमने फासिस्ट ताकतों को रोकने के लिए हमने नाम नहाद सेकुलर पार्टियों का साथ दिया। लेकिन सच्चाई यह है कि इस मुल्क में सबसे पिछड़ा अगर कोई समाज है तो वो कलमा ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह पढ़ने वाला समाज है। सच्चर कमेटी रंगनाथ मिश्रा कमीशन की रिपोर्ट ये कहती है कि हिंदुस्तान का मुसलमान दलित से बदतर अपनी जिंदगी को गुजार रहा है। इसका जिम्मेदार कौन है? जब राशन की दुकान पर चावल कितना मिलेगा सरकारी कोटे से ये तय सियासतदान करता है, तो फिर हम दलित से बदतर हुए तो हमारे लिए स्कीमें नहीं लाई गई, हमारे बच्चों के पढ़ने के लिए अच्छे स्कूल नहीं खोले गए, हमारे इलाकों में अस्पताल नहीं खोले गए, हमारे बच्चों हमारे नौजवान को रोजगार नहीं मिला, कोई कल कारखाने हमारे इलाकों में नहीं लगाए गए, हमें सरकारी नौकरी नहीं मिली। यही वजह है कि हम पिछड़ते चले गए। मेरे दोस्तों, मेरे बुजुर्गों, अगर आप ये चाहते हैं कि समाज आगे बढ़े, कौम तरक्की करे, जिस तरीके से ये समाज मुख्यधारा से कट गया है, ये समाज मुख्यधारा से जुड़ जाए, तो फिर आपको अपने दलित भाइयों से सबक सीखना पड़ेगा। आप जानते हैं कि उत्तर प्रदेश में 22% दलित है, जिसमें 11% वो दलित है जिसे संविधान ने अछूत कहा है। वो 11% है सिर्फ उत्तर प्रदेश में। दलितों की उत्तर प्रदेश में 16 जातियां हैं। जो 15 जातियां हैं वो बीजेपी के साथ है। जैसे मिसाल के तौर पे खटिक बिरादरी का वोट किसको जाता है, वाल्मीकि समाज का वोट किसको जाता है, कोरी का वोट किसको जाता है, पासी और पासवान का वोट किसको जाता है, धोबी का वोट किसको जाता है। लेकिन जो अछूत समाज जिसको संविधान ने अनटचेबल कहा है, वो सिर्फ 11% है उत्तर प्रदेश में, जिसे मंदिरों में जाने की इजाजत नहीं है, जिसके बर्तन में कोई पानी नहीं पीता, जिसके घर में कोई खाना उनके बर्तन में नहीं खाता, वो सिर्फ 11% है। और उसी को दुनिया समाज अछूत समझता था। लोग उसे इंसान भी नहीं समझते थे। उनकी बहन बेटियों का रेप हो जाता था, मुकदमे नहीं दर्ज होते थे, उनके गले में मटकी लटकाई जाती थी ताकि वो जमीन पर ना थुक्के वरना जमीन नापाक हो जाएगी, उनके कमर में झाड़ू बांधे जाते थे ताकि उनके पैरों के निशान ना रहे। ये आजाद भारत में उनके साथ नाइंसाफी हुई। लेकिन उन्हें इंसाफ कैसे मिला, आप बताओ मुझे। उनके समाज का 131 MP हिंदुस्तान की पार्लियामेंट में था। कितना? 131। क्योंकि हिंदुस्तान में 131 सीट सुरक्षित है पार्लियामेंट की। वहां जीत करके जाने वाला SC ST समाज का ही बेटा होगा, यानी दलित का बेटा होगा। तब भी उन्हें इंसाफ नहीं मिला, उनके साथ नाइंसाफी हो रही थी। तो उनका एक नेता जिसका नाम काशीराम था, पंजाब की सरजमीन से आया, अपने 11% समाज के बीच में बैठा, गांव गांव गया, घर घर गया, और उसने जाकर के यही कहा कि अगर तुम चाहते हो कि तुम्हारी बहन बेटियों के कपड़े ना उतारे जाएं, अगर तुम चाहते हो कि तुम्हारे बच्चे फर्जी तरीके से जेल की सलाखों में ना जाए,
अगर तुम चाहते हो कि तुम्हारे बच्चों को चोर के नाम पर मॉब लिंचिंग ना की जाए तो उसके लिए तुम्हें सत्ता की चाबी को अपने हाथ में लेना पड़ेगा। लोगों ने काशीराम का मजाक उड़ाया, काशीराम का विरोध हुआ। काशीराम ने कहा कि वो जो 131 एमपी हिंदुस्तान की पार्लियामेंट में बैठा है, वो 131 एमपी तुम्हारा एमपी नहीं है, वो कांग्रेस पार्टी का एमपी है। तुम्हारे ऊपर हो रहे जुल्म, ज्यादती, अत्याचार, अन्याय पर अपना मुंह नहीं खोलेगा। जब उसे नींद आएगी, जवाई लेगा तो अपना मुंह खोलेगा। लोगों ने पूछा, मान्यवर हम क्या करें? उन्होंने कहा, सुनो, जमहूरियत की सबसे बड़ी ताकत सियासत होती है। और जिस समाज ने सियासत में हिस्सा नहीं लिया, जिस समाज ने अपना डंडा, अपना झंडा, अपना नेता नहीं बनाया, उस समाज को इंसाफ नहीं मिलता। अगर हम ये सोचते हैं कि यहां से जिला पंचायत जीत करके जाने वाला कोई समाजवादी भी, बीएसपी, कांग्रेस या बीजेपी का नुमाइंदा मुसलमान भी है तो चलो उसको और दे दे, अगर वो जीत करके जाएगा, हमारी बात करेगा। तो याद रखो, अभी मैंने कहा 131 एमपी था, अपने समाज की बात नहीं कर रहा था, क्योंकि वो कांग्रेस पार्टी का एमपी था। मेरे दोस्तों, मेरे बुजुर्गों, काशीराम पर इल्जाम लगा। काशीराम पर इल्जाम लगाने वाले हम नहीं थे, मुसलमान नहीं था। काशीराम पर इल्जाम लगाने वाले उनके समाज के पुराने कांग्रेसी थे। उन्होंने कहा काशी आया है, तब ये बीजेपी नहीं थी, तब ये बीजेपी जनसंघ के नाम से जानी जाती थी। लोगों ने कहा काशीराम आया है, जनसंघ से पैसा पाया है, कांग्रेस को हराने आया है। लेकिन नौजवान खड़ा हुआ, उसने कहा कि आप इल्जाम लगा रहे हो हमारे नेता पर, हम इसको बर्दाश्त नहीं करेंगे। अपने बाप से झगड़ा कर लिया, क्योंकि इल्जाम लगाने वाला उस नौजवान का बाप था जो पुराना कांग्रेसी था। जिस तरीके से आज हम पर इल्जाम लगाने वाला कोई हिंदू भाई नहीं है, कोई दलित भाई नहीं है, हम पर इल्जाम लगाने वाला वो मुसलमान है जो पुराना समाजवादी, बीएसपी और कांग्रेस का चपरासी और दलाल है। लेकिन उसका बेटा नौजवान अपने बाप से झगड़ा करता है कि नहीं, हमारा लीडर बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब है, हमारा झंडा हरा परचम है, हमारी पार्टी मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन है। ठीक इसी तरीके से वो नौजवान 11% खड़ा हुआ, अपने बाप से झगड़ा किया, बाप मजबूर हुआ, बाप ने कहा जा बेटा अपनी जिंदगी जी ले। आपको याद होगा किस हालात में ये 11% अपनी जिंदगी को गुजार रहे थे। आपके घरों के जानवर मर जाते थे तो आप इनको बुलाते थे, आपके जानवर ले जाकर के मैदान में उसकी चमड़ी को छील के बाजारों में बेचते थे, उसके गोश्त को ले जाकर के अपने घरों में खाते थे। क्या ये बात गलत है? ये बहुत पुरानी बात नहीं, आज से 30 साल पहले की बात है। लेकिन उनके हालात तब्दील कैसे हुए? जब उन्होंने अपना डंडा, अपना झंडा, अपना नेता बनाया। वो नौजवान खड़ा हुआ, बाप ने कहा ठीक है जा अपनी जिंदगी जी ले। उस नौजवान ने कहा तुमने पूरी जिंदगी गुलामी की है, हम गुलामी नहीं करेंगे, हम कांग्रेस के बधुआ मजदूर नहीं है। उस गुलामी की जंजीरों को उन्होंने तोड़ा और तोड़ करके मान्यवर काशीराम के पैगाम को एक गांव से दूसरे गांव पहुंचाया। काशीराम अगर एक गांव में प्रोग्राम करते तो 20 किलोमीटर दूर से उनका नौजवान सारे कामकाज को छोड़ करके साइकिल से पेंडल मारते हुए नीला परचम अपनी साइकिल में लगा करके जब बड़े लोगों के दरवाजे से गुजरता तो बेचारा डर के मारे उस परचम को निकाल के अपनी पॉकेट में रख लेता, लेकिन आगे चलता तो फिर उस परचम को अपनी साइकिल में लगा लेता और काशीराम के विचारों को जा करके बैठ करके सुनता था और सुन करके जा करके अपने गांव में, अगल बगल गांव में अपने रिश्तेदारों को बताता था कि मान्यवर काशीराम आए थे और ये कह रहे थे कि समाज को एकजुट होना पड़ेगा, सत्ता की चाबी को अपने हाथ में लेना पड़ेगा। लोगों ने मजाक उड़ाया, कहा ये कौन आदमी आया है पंजाब की सरजमीन से जो उस समाज को सत्ता की चाबी पकड़वाने आया है, जो समाज गोबर से दाना चुन करके खाता है। मजाक उड़ाया गया मान्यवर काशीराम जी का, लेकिन काशीराम पीछे नहीं हटे। लोगों ने इल्जाम लगाया, लोगों ने गालियां दी, लोगों ने मजाक उड़ाया, लेकिन वो नौजवान जब खड़ा हुआ तो कहते हैं ना कि जिस ओर जवानी चलती है उस ओर जमाना चलता है। दुनिया ने देखा महज 9 सालों की मेहनत पर अपने कौम की एक बेटी को सबसे बड़े सूबे का मुखिया बनाया था कि नहीं बनाया था। आज उनकी तादाद
सरकारी नौकरी में भी है। किसी भी सरकारी दफ्तर में आप जाएंगे तो वहां पर आपको दलित का बेटा कुर्सियों पर बैठा हुआ नजर आएगा। किसी भी पुलिस स्टेशन में जाएंगे तो वहां पर आपको दलित का बेटा मिल जाएगा जिसके बदन पर खाकी वर्दी है। यादव का बेटा मिल जाएगा जिसके बदन पर खाकी वर्दी है। मुसलमान का बेटा भी मिलेगा लेकिन उसके बदन पर वर्दी नहीं, उसके बदन पर डंडे का निशान और हवालात के अंदर होगा। क्या मेरी बात गलत है? सरकारी आंकड़े के हिसाब से 14% हमारी आबादी है और सरकारी आंकड़े के हिसाब से 27% हम जेल की सलाखों में है। ये नाइंसाफी नहीं है तो क्या है? इसी नाइंसाफी के खिलाफ अगर हम बोलते हैं तो हमें लोग कोई जिन्ना कहता है, हमें कोई कुछ और कहता है, हमें कोई आतंकवादी कहता है, हमें कोई बीजेपी की बी टीम कहता है। जुमा 8 दिन पहले आजाद समाज पार्टी का जन्म हुआ। उसका एक नेता जो प्रदेश का जनरल सेक्रेटरी है मेरठ के अंदर बयान देता और मेरे कायद को कहता है कि ये दूसरा जिन्ना है। मैं आजाद समाज पार्टी के उस टुट्टे नेता को कहना चाहूंगा कि तेरे नेता के पास भी संविधान की वो जानकारी नहीं है जो मेरे नेता के पास है और मेरा नेता बैरिस्टर है। और इस देश से प्रेम की बात है तो दुनिया ने देखा कि पुलवामा के अंदर कश्मीर में जो हुआ, अगर सबसे ज्यादा किसी ने पड़ोसी मुल्क के खिलाफ जोरदार तरीके से अपनी बात रखा था तो वो कोई सपा बसपा कांग्रेस भाजपा का नेता नहीं, वो मेरा नेता था जिसका नाम बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब है। बल्कि वो यहीं पर नहीं हिंदुस्तान के बाहर जाकर बैरून मुल्क में भी मजबूती के साथ अपने देश की नुमाइंदगी किया और पड़ोसी मुल्क के बारे में कहा कि आतंकवाद की जननी अगर कोई देश है तो वो पाकिस्तान है। मेरे दोस्तों, मेरे बुजुर्गों, हम पर इल्जाम लगेंगे जब आप सही रास्ते पर चलेंगे, हक के रास्ते पर चलेंगे, नाइंसाफियों के खिलाफ लड़ेंगे। मैं पूछना चाह रहा हूं समाजवादी पार्टी के उन दलालों से, बीएसपी और कांग्रेस पार्टी के उन चपरासियों से, अगर तुमने हमारे साथ इंसाफ किया होता, जिस तरीके से यादव सरकारी नौकरी में, अगर मुसलमान भी आज सरकारी नौकरी में होता, जिस तरीके से यादव बस्तियों का डेवलपमेंट हुआ, अगर मुसलमान बस्तियों का भी डेवलपमेंट हुआ होता तो आज मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन को उत्तर प्रदेश में आने की जरूरत ना पड़ती। क्यों आई मजलिस उत्तर प्रदेश में? जहां जहां नाइंसाफी होगी वहां मजलिस के लोग अपना परचम लेकर के उस नाइंसाफी के खिलाफ, सामने जो जालिम होगा उस जालिम के खिलाफ सीना तान करके खड़े होंगे इंशाअल्लाह। इसलिए मैं आपसे कह रहा हूं, न डरने की जरूरत है, न बहकने की जरूरत है। अगर खालाजाद भाई, मामूजाद भाई भी चुनाव दूसरा झंडा लेकर के आए तो उसको बोल देना कि ये तेरा झंडा नहीं है, ये तो सैफई का झंडा है, अखिलेश परिवार का झंडा है। अगर कोई नीला झंडा लेकर के आए तो बोल देना कि ये मेरा झंडा नहीं है, ना ये तेरा झंडा है। जो जिस झंडे को लेकर के तू घूम रहा है ये झंडा तेरे मालिक का है, तू उसका चपरासी है, लेकिन मैं जिस झंडे को लेकर के घूम रहा हूं ये मेरा झंडा है और मैं इसका मालिक हूं। तो इसलिए मैं कह रहा हूं कि तू हमारे साथ आ जा, तू हमारे साथ आ जा। भाई के रिश्तेदार है, रिश्ता अपनी जगह चलेगा। मेरा सगा भाई मुझसे बड़ा नगर पंचायत का इलेक्शन लड़ रहा था, जबकि वो पार्टी में था, निर्दल चुनाव लड़ रहा था। मैंने दूसरे दिन पार्टी से उसे निष्कासित कर दिया। एक साथ खाना, एक साथ उठना, एक साथ बैठना। मैंने कहा सब कुछ के बाद पार्टी से कोई कंप्रोमाइज मैं नहीं कर सकता। दोस्ती पार्टी के लिए, दुश्मनी पार्टी के लिए। जो मेरी पार्टी का दुश्मन है वो मेरा दुश्मन है, जो मेरे कायद का दुश्मन है मैं उसका दुश्मन हूं। मैं सीधे सीधे एक बात जानता हूं, मैं आपसे यही कहने आया हूं। इंशाअल्लाह फिर प्रोग्राम करेंगे। फैजान साहब, मैं आपको कह दे रहा हूं कि मैं एक बार आऊंगा, 5 बड़े गांव में आप प्रोग्राम रखिए, सिर्फ मैं आपके इलाके में और हादी भाई के इलाके में, अलग अलग डेट 27 और 28 में 10 प्रोग्राम रखिए ना आप। एक दिन में हम 10 प्रोग्राम करेंगे। रात को 8 बजे तक करेंगे, 11 बजे से शुरू करेंगे, रात गांव में रखिए प्रोग्राम। चलते हैं गांव गांव, इंशाल्लाह हमारा नौजवान हमारे साथ चलेगा।
चलेंगे, हम गांव गांव चलेंगे, हम अपना पैगाम इंशाअल्लाह घर घर पहुंचाने का काम करेंगे। तो मैं आपसे यही कहने आया हूं कि जमहूरियत की सबसे बड़ी ताकत सियासत है। क्या है? जमहूरियत की सबसे बड़ी ताकत सियासत है। बच्चे की मोटरसाइकिल पकड़ी जाती है, फोन किसको करते हैं? मास्टर साहब को, डॉक्टर साहब को, प्रोफेसर साहब को नहीं, नेताजी को फोन करते हैं। राशन की दुकान पे जो फ्री में चावल बढ़ता है, 4 किलो बटेगा, 5 किलो बटेगा, कब बटेगा कब नहीं बटेगा, कौन फैसला करता है? सियासतदान फैसला करता है। सड़कें कब चालू रहेगी कब बंद रहेगी, कौन फैसला करता है? सियासतदान करता है। पेट्रोल कब 100 रुपए में बिकेगा कब 200 रुपए में बिकेगा, कौन फैसला करता है? सियासतदान करता है, ना कि पेट्रोल पंप का मालिक करता है। इसलिए मैं कह रहा हूं कि सियासत आप अपने हाथों में इसकी बागडोर को लीजिए, आप नेता बनिए, अपने आप को मजबूत करिए। दूसरों की गुलामी और दूसरे के महलों में नौकरी करने से बेहतर है कि हमारी झोपड़ी है। और जब आप एक झोपड़ी बनाएंगे तो ये जो लोग आज हमको कहते हैं कि हम इनसे गठबंधन नहीं करेंगे, 20% उत्तर प्रदेश में आप हैं, कितना? 20%, 4 करोड़ की आबादी है। यादव तो 7% है ना, जिसको मैंने अभी बताया मान्यवर काशीराम का समाज तो 11% है ना। हमारा समाज 20% है। 20% अगर मुत्तहिद हुआ तो हमें इनके पास जाने की जरूरत नहीं है। अखिलेश यादव दारुस्सलाम जाएंगे वैसी साहब के पास और पूछेंगे कितना सीट हमको मिलेगी, लेकिन उसके लिए इत्तेहाद की जरूरत है। मुत्तहिद हो तो बदल डालो निजामे गुलशन, मुत्तहिद हो तो बदल डालो निजामे गुलशन, मुंतशिर हो तो मरो शोर मचाते क्यों हो। अभी तो हमारे पास उत्तर प्रदेश में कुछ नहीं, 5 चेयरमैन, सभासद 82 है। फिर भी अल्हम्दुलिल्लाह अगर कोई मामला होता है तो एक फोन पे भले काम ना हो लेकिन सामने वाला सर करके बात करता है। यहां तक तो हो गया। आप मुत्तहिद हो जाइए, जिला पंचायत जिता करके 27 और 28 का वार्ड दीजिए। हर कोई अपने आप को कैंडिडेट बन करके चुनाव लड़ाए। आप कैंडिडेट बन करके चुनाव लड़ाइए, देखिए आप कैसे चुनाव नहीं जीतेंगे, जीतेंगे इंशाल्लाह। तो इंशाल्लाह आगे फिर बहुत जल्द हम लोग प्रोग्राम करेंगे ना। आप लोग तैयार हैं? अब जो वार्ड नंबर 28 के जो लोग यहाँ पर हैं, अब वो लोग ये तय करें कि उनके गांव में प्रोग्राम कब होना है। इंजीनियर फैजान साहब से मुलाकात करके बता दें। आपको कुछ नहीं करना, हम माइक लेकर के आएंगे, सब कुछ। ये टेबल ओबल भी नहीं लगाना। गांव में खटिया होती है ना, खटिया रख देना बस काफी है। चौपाल करेंगे ना, खटिया रख देना, बोरा बिस्तरा बिछा देना, जमीन पे झाल बिछा देना, बिस्तर बिछा देना। हम लोगों को किसी चीज सादा पानी नल का पिला देना काफी है। ये भी नहीं चाहिए, ना फूल चाहिए ना माला, लेकिन हाँ ज्यादा से ज्यादा गांव के लोग इकट्ठा हो, क्योंकि सियासतदान की जो खुराक है वो आवाम होती है। हम माइक लेके आएंगे, गाड़ी लेके आएंगे, 500 आदमी के लिए हमें आप कुछ किसी चीज की जरूरत नहीं, हमारे पास सब कुछ अल्हम्दुलिल्लाह। लेकिन जब हम आए तो कम से कम 10 प्रोग्राम तो करके जाए। एक प्रोग्राम 2 प्रोग्राम करके आने जाने में डीजल वाला पैसा भी नहीं निकल पाता। कम से कम उतना पैसे, उतने लोगों से मुलाकात हो जाए जितने का डीजल डाले। अब 5000 का डीजल डाले, कम से कम 10 प्रोग्राम करे तो 5000 लोगों तक अपनी बात पहुंचा दे, तब हमारे डीजल का पैसा वसूल। अगर 500 तक पहुंचाए तो 4500 रुपया नुकसान है कि नहीं? तो करेंगे ना इंशाल्लाह। तो हर आदमी 28 नंबर वार्ड में जो लोग हैं या 27 नंबर वार्ड में जो लोग हैं, वो अपना नाम फैजान भाई को लिखवा दें, हादी भाई को लिखवा दें। आप कब प्रोग्राम लेना चाहते हैं, टाइमिंग क्या होगी, हम आपके गांव में आने को तैयार हैं। और हम ये कभी नहीं कहेंगे, जैसे एक आम कार्यकर्ता के लिए इंतजाम होता है वैसे ही मेरे लिए कोई मैं स्पेशल गेस्ट नहीं हूं। मैं आपका भाई हूं, इन्नमल मुमिनूना इख्वा। आप मेरे भाई हैं, मैं आपका भाई हूं। भाई के लिए कोई इंतजाम करने की जरूरत नहीं है। भाई इंशाल्लाह आपके लिए सब कुछ लेकर के आएगा। करेंगे ना? बहुत बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।